नमस्कार। सवाल तो पूछेंगे मैं आपका स्वागत। मैं राजेश सोनी और आज का हमारा विषय है मिशन 2023 का प्लान सेट। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भले ही 1 साल से ज्यादा का समय है, लेकिन मिशन 2023 के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों की तैयारियां जोर शोर के साथ चल रही हैं। दोनों ही दलों ने अपनी अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया और यही वजह है जो सियासी दलों में बैठकों का दौर भी जारी है। बीजेपी का फोकस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और युवाओं के स्वरोजगार पर है, तो वहीं कांग्रेस ने कर्ज माफी और पुरानी पेंशन योजना के जरिए मतदाताओं को लुभाने की कवायद भी शुरू कर दी है। अब किसके दावों में कितना दम है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एमपी में मिशन 2023 को लेकर सभी सियासी दलों ने चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी। ऐसे में सरकार का पूरा फोकस आत्मनिर्भर प्रदेश और युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने पर है, जिसके चलते सीएम शिवराज ने स्टार्टअप नीति को लेकर बड़ी बैठक बुलाई। तो वहीं कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रोडमैप तैयार करना शुरू कर दिया है। चुनाव को लेकर कर्ज माफी और पुरानी पेंशन योजना के जरिए कांग्रेस अपनी चुनावी बैतरणी पार लगाने की कोशिश में तो है ही, साथ ही कांग्रेस ने स्टार्टअप नीति को लेकर चल रही बैठक पर सरकार को घेरा, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। बीजेपी की नीतियां ऐसी हैं कि धर्म के नाम पर कुछ न कुछ समाज में ऐसी वातावरण पैदा करती है जिससे आपस में भाईचारे में व्यवधान हो। स्टार्टअप इंडिया नीति अपनाने की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेरोजगारों को लेकर। अब स्टार्टअप इंडिया नीति हम तो बरसों से सुन रहे हैं और शिवराज सिंह जी बता दें कि स्टार्ट इंडिया का बंद था जो वे स्टार्ट कर रहे हैं या बिल्कुल ठप हो गया था। इसका मतलब यह है कि शिवराज सिंह की सरकार 17-18 वर्ष में पूर्णतः बंद थी, अब उसमें चाबी भर के शुरुआत कर रहे हैं। सवाल इस बात का बेरोजगारों से जो हर बार उनसे फीस वसूल करके करोड़ों रुपए खजाने में इकट्ठा कर लिया। जब कांग्रेस की सरकार दिग्विजय सिंह के समय थी, उस समय बेरोजगारों से कभी कोई फीस नहीं ली जाती थी रोजगार देने के लिए, और न ही उन्हें जिले में ही परीक्षा कराते थे ताकि उनका खर्चा न हो। बेरोजगार लोगों से सरकार अगर 10,000 जगह निकालती है किसी पद की, शिक्षकों की पास हो जाते हैं 50,000, लेकिन वो 1,000 भर्ती करके बाकी के फिर 6 महीने बाद 4 महीने बाद निकालते हैं। करोड़ों रुपए जो आगे आए उसके गरीब बेरोजगार छात्रों का, नौजवान का, किसान और मजदूर के बेटों का, उस पैसे से विदेश यात्राएं होती हैं। अधिकारी मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से कि जो बेरोजगारों के द्वारा जितना पैसा आया है उनके कार्यकाल में उसका हिसाब दें और बताएं कि कहाँ किस में मद में खर्च हुआ, आखिर ये करोड़ों रुपए गया कहाँ। मुझे तो पूरा विश्वास है इस पैसे का दुरुपयोग होकर विदेश यात्रा कराकर लोगों से उसका दुरुपयोग हो रहा है। ओके, कर देना, बोल देना क्वेश्चन। 2023 की तैयारी में मिशन में जुटी है कांग्रेस और कर्ज माफी, बेरोजगारी और तमाम जो घोषणाएं पुरानी पेंशन की घोषणा कर रही है। देखिए, कांग्रेस की नई घोषणाएं अपने आप में पुरानी बोतल में नई शराब परोसने जैसा है। कांग्रेस पार्टी जो लगातार भ्रम फैलाने का काम देश में कर चुकी है, मध्य प्रदेश में कर चुकी है, झूठे वादे कर चुकी है। बिजली पानी के मामले में उसकी स्थिति क्या थी पूरे प्रदेश ने देखा हुआ है। किसान कर्जे के मामले में कितनी मुंह की खानी कांग्रेस को पड़ी थी ये भी पूरे प्रदेश की जनता जानती है। हमें लगता है इस तरह की बेमानी बातें उनके काम की नहीं रह गई हैं। भारतीय जनता पार्टी दृष्टि पत्र के आधार पर करती है, उसको पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करती है। और आप जानते हैं इनका वचन पत्र जो है वो केवल प्रवचन पत्र बनकर रह जाता है। कहीं ना कहीं युवाओं को जो है ढोर चलाने का काम करना पड़ता है। इसलिए 2023 के सारे फलसफे जो है इनके पूरी तरीके से निराधार साबित होंगे और पूरी तरीके से फेल साबित होंगे।
लिहाजा एमपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। यही वजह है जो सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी। बीजेपी तो हमेशा से चुनावी मोड में रहती है, लेकिन कांग्रेस भी इस बार कर्ज माफी और पुरानी पेंशन बहाली जैसे फॉर्मूले को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है। दोनों ही दलों के अपने अपने वादे और दावे हैं, लेकिन आगामी चुनाव में किस पार्टी का पॉलिटिकल दांव चलेगा, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो मिशन 2023 का प्लान सेट, बीजेपी कांग्रेस दोनों की अपनी अपनी तैयारियां हैं और दोनों में बैठकों का दौर जारी है। क्या कुछ पार्टी किस पार्टी की तैयारी है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। कई मेहमान भी हमारे साथ हैं। मेहमानों का परिचय पहले हम आपसे करवाते हैं। हमारे साथ नीलम शुक्ला जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत। साथ ही बीजेपी का पक्ष रखेंगे ब्रजगोपाल लोया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। लेकिन पहला सवाल ब्रजगोपाल लोया जी, किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि बैठकों का दौर तो लगातार जारी है ही। दिल्ली में भी बैठक हुई, सवाल यही था, सत्ता और संगठन समन्वय पर जब बात की गई, एजेंडा क्या है बैठकों का, आगे की तैयारी क्या है आप लोगों की? ठीक है, आप लोग योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन जनता के बीच कैसे पहुंचेंगे, ये एक बड़ा सवाल। राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी बहुत हम एक निरंतर राजनीतिक दल है। संवाद हमारी निरंतर है, सत्ता का हो या ये दोनों तरह के संवाद हमारी नियमित प्रक्रिया है, उसका पार्ट। दूसरी बात, जो चुनाव में जाने के बाद हम अपने घोषणा पत्र के साथ सरकार बनाते हैं और सरकार बनने के अगले दिन से उस घोषणा पत्र पर काम शुरू करते हैं। हम चुनाव के समय घोषणाएं करेंगे, फिर इसके बाद लोगों के साथ छल करेंगे और छल करके सरकार बना लेंगे और सरकार बनाने के बाद उन घोषणाओं पर कोई काम नहीं करेंगे। तो ये जो बातें करने वाले लोग हैं और हम में, दोनों में बहुत फर्क है। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं, लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही हैं, भारत की, मध्य प्रदेश की स्थिति को मजबूत कर रही हैं। हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर जा रहे हैं। हम एक बीमारू राज्य थे, उससे हम एक विकसित राज्य की श्रेणी में हैं और हम निश्चित आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो लक्ष्य है उसे हम पूरा करेंगे। ये तो एक बात। दूसरी, अभी मैं आपकी पूरी रिपोर्ट सुन रहा था, उसमें आ रहा जी, बोलिए। नहीं, स्पीकर ऑन नहीं है मैडम, बोलिए लोया जी। देखिए आप जी, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। राजेश जी, एक आपकी रिपोर्ट में देख रहा था, अभी वो कह रहे थे कि हम स्टार्टअप इंडिया की बात सुन रहे हैं। उन्हें मालूम भी नहीं है कि स्टार्टअप होता क्या है। स्टार्टअप वो होता है जिसमें किसी परिवार से किसी को व्यवसाय नहीं आता, बल्कि नए लोग स्वयं प्रारंभ करते हैं। और मैं जानकारी के लिए बता दूं, पूरे विश्व में भारतीय स्टार्टअप नंबर 3 पर हैं। और ये स्टार्टअप की प्रक्रिया जो शुरू हुई है 2015 के बाद से, उसमें आज भारत ने पूरे विश्व में अपना धूम मचा रखी है। जो स्टार्टअप हैं, ये उन लोगों द्वारा शुरू किए जाते हैं, उन पढ़े लिखे नौजवानों द्वारा किए जाते हैं जिनके पास पीछे से खानदानी कोई व्यवसाय नहीं होता। तो उन लोगों के ये जो स्टार्टअप समझना पड़ेगा। दूसरी बात, जो अभी बात हो रही थी कि जो जनता के सरोकार की बातें हैं, उनमें हम हमेशा काम करते हैं। वो चाहे किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार हो, कोई बीमार हो, हमारे क्षेत्र में काम करते हैं। हम उस तरह के लोग नहीं है कि हम सरकार में आए तो कन्यादान योजना बंद कर देंगे, हम सरकार में आए तो हम लाडली लक्ष्मी बंद कर देंगे, हम सरकार में आए तो हम संबल योजना बंद कर देंगे। हम गरीब का निवाला और उसका कफन छीनने का काम नहीं करते हैं, हमने उसे देने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी, इसी कारण से लोग बार बार हमें चुनते हैं, बार बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं और यही कारण है कि हम बार बार जीतते हैं और यही कारण है कांग्रेस बार बार हारती है। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि 50-50 हजार रुपए बेरोजगारों से लिए जाते हैं और उन्हीं पैसों को इकट्ठा करने के बाद मुख्यमंत्री जी उसी से यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। पहले तो कांग्रेस पार्टी ये बताए किस बेरोजगार से 50,000 लिए,
पहले तो एक बात है, ये झूठ बोलने का काम करते हैं, ये भ्रम फैलाने का काम करते हैं। दूसरी बात मैं एक और जरूर पूछूंगा, कांग्रेस का कोई साथी ये भी बताए कि 2018 से लेकर 23 मार्च 2020 तक 16 महीने उनकी सरकार थी, इस दौरान क्या उन्होंने वैकेंसियां निकाली हैं, और यदि निकाली हैं तो क्या उसमें फीस ली गई थी या नहीं ली गई थी? पहले तो वो अपनी बात करें। केवल दूसरे की तरफ उंगली उठा देना बहुत आसान है। और ये जो बेरोजगार हैं, ये जो हमारे शासकीय नौकरियां निकलती हैं, उनसे हम उतना पैसा भी पूरा नहीं लेते हैं जितनी की फीस का पैसा, जो परीक्षा का शुल्क लग रहा है, जो उनको कॉलेज परिसर उपलब्ध हो रहे हैं, जो आजकल ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, जो उसको कंडक्ट कर रही है कंपनी। तो ये देखिए, मैंने आपसे कहा कांग्रेस पार्टी सिर्फ झूठ बोलती है। वो एक बताए कि किस परीक्षार्थी से 50,000 रुपए फीस लिए, एक परीक्षा का नाम भी बताएं। ठीक है, नीलम शुक्ला जी आपके पास आऊंगा। नीलम जी, आप लोगों के यहाँ भी बैठकों का दौर लगातार जारी है। जिस तरह से कमलनाथ जी के बंगले पर बैठक हुई, हालांकि एकजुटता कहीं ना कहीं देखने को मिली है, सारे दिग्गज वहां पर मौजूद थे, तो ये जिम्मेदारी भी कमलनाथ ने अपने ही कंधों पर उठा रखी है, और शायद यही वजह है जो एकता भी देखने को मिल रही। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह का रोड मैप तैयार किया गया है आप लोगों की तरफ से 2023 को लेकर। देखिए, रहा सवाल एकता का, तो एकता तो हमारी पार्टी में शुरू से रही है, वरना 2018 में सरकार तो हमारी बनती। तो कांग्रेस जीती हुई पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हारी हुई पार्टी, ये चुनाव जीते नहीं थे। पहले तो ये मुगालते साफ कर ले कि हर बार जीतते आप, श्रीमान जीते नहीं। जनता ने आपको सीधे से नकार दिया था, वो तो आपने खरीद फरोख्त करके जोर तोड़ के सरकार बना ली, तो अतिक्रमण किया सरकार पे। आपकी सरकार बनी नहीं थी, जनता ने नकारा था। अब रहा सवाल, आप जो बातें की योजनाएं कमलनाथ जी ने बंद करी, आपकी जो योजनाएं थी अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। अंधा बांटे रेवड़ी आपको दे, पूरा उस पर भाजपा का मंडल काबिल था। कमलनाथ जी ने उस योजना को रिकंस्ट्रक्ट किया, उसको इस तरह से किया कि जनता के पास पूरा उनका लाभ पहुंचे। आपने तो अपनी बंदरबाट बचा रखी थी, उस योजना में भ्रष्टाचार चल रहा था। तो हमने कोई योजना बंद नहीं करी, हमने सब योजनाओं को सुचारू रूप से चलाया ताकि जनता उसको सीधा लाभ मिल सके। अब रहा था, हम जाएंगे जनता के बीच किस मुद्दों पे, हम जाएंगे किसान कर्ज माफी, जो हमारा शुरू से मुद्दा था। हमारी सरकार आई, हमने डे 1 से कर्ज माफी की तैयारियां करी, मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया, इनके कृषि मंत्री ने स्वीकार किया, विधानसभा की कर्ज माफी हुई है। हम कर्ज माफी का मुद्दा लेकर जाएंगे, बढ़ती हुई महंगाई, जिस कमर तोड़ महंगाई, उस पर लेकर जाएंगे। ये सर्विस की बातें करते हैं, 5 लाख लोग प्रति वर्ष बेरोजगार हो रहे हैं, ये आंकड़े मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतें 17 साल में 412% पेट्रोल पे, तो 480% डीजल पे वृद्धि हुई है, और 450% सरकार को फायदा हुआ है। ये कहां से हुआ है? अनाधुन टैक्स थोप रखा है आपने, दवाइयों में 14% टैक्स, दारू सस्ती, दवा महंगी। आप कहते हैं और आप कहते हैं चुनावी, श्रीमान हम खुद के साथ चुनावी मोड में रहते हैं। आपको जनता सरोकार नहीं, आपको तो एन प्रकारेण किसी तरह भी षड्यंत्र करके चुनाव जीतना है, तो आप चुनावी मोड में रहते हैं। आप लोगों की तरफ से, नीलम जी, जो आप लोगों की तरफ से फॉर्मूला अपनाया गया है कर्ज माफी और पुरानी पेंशन योजना, जिसकी बहाली का दाव आप यहाँ पर खेलते हुए नजर आए, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर दिखाई दे रही, वो यही कह रही है पुरानी बोतल में नई शराब परोसने जा रहे हैं आप। अरे ये तो हमारा शुरू से एजेंडा था, हमारी सरकार ही तो आज तक एक भी कर्जदार किसान प्रदेश में नहीं होता, वो तो गिर गई थी हमारी सरकार। अब देखिए, अब हमारी जब सरकार आई, डे 1 से हम ये काम करेंगे, पूरे प्रदेश में सबसे पहले किसान कर्ज मुक्ति अभियान चलाएंगे। किसी कोई भी कर्जदार किसान आत्महत्या नहीं करेगा। कर्ज की जो हालत अभी, इनकी बातें क्या करें, तो ओला पाला में किसानों को मुआवजा तक नहीं दे पाए, 2 बार ओला पाला गिरा है, किसान बिचौली फसलें तबाह हो गई, इन्होंने सर्वे तक नहीं कराया और फिर उसकी मुआवजे की बंदरबाज कर दी। तो ये क्या किसान हित की बात करेंगे? तो कांग्रेस का तो पहला मुद्दा ये किसान कर्ज माफी हो, प्रदेश में बेरोजगारी हटे। तो 15 महीने का हिसाब मांग रहे हैं कि 15 महीने आपने सरकार चलाई, उसका हिसाब दे दीजिए, आपने क्या किया था? हम देते साहब, इनके मंत्री खुद दे चुके हैं कि हमने कर्ज माफ किया। विधानसभा में कमल पटेल जी ने दिया है, मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया हमने कर्ज माफ किया है। हम हमसे साहब क्या मांग रही है? अपना हिसाब दे जी, जवाब दीजिए, उसके बाद में रमेश शर्मा जी आपके पास। आप 17 साल का हिसाब दे नहीं रहे, हमसे 14 महीने का हिसाब मांग रहे हैं। आप 17 साल का हिसाब दे दीजिए पहले। ठीक है, 15 साल वर्सेस 15 महीने। ठीक है, क्यों आपको हरा के घर बैठाती जनता? लोया जी जल्दी से जवाब दीजिए। नीलम जी सुन लीजिए, देखिए मैं आपको बताऊं, अभी नीलम जी कह रहे थे कि इन्होंने योजना इसलिए बंद कर दी कि लोगों के पास, सही लोगों के पास, बड़ा फर्क है।
बंद नहीं करी, योजनाओं को नए सिरे से सुन तो लीजिए, उनको सुन तो लीजिए। आप अरे पहले अभी तो मैंने बताई नहीं है योजना। अरे नीलम जी योजनाएं तो सुन लीजिए। ऐसा करा कि राजेश जी, लाभ मिलने। नीलम जी रुक जाइए, आपने अपनी बारी पे बोल लिया ना मैं सर, नहीं सवाल उठाए हैं तो उनके जवाब भी तो लेंगे आप। मेरी बात सुनिए। मुख्यमंत्री ने, कमलनाथ जी ने प्रधानमंत्री आवास क्यों बंद किए थे? क्या उसकी जगह ये कहा गया कि मुख्यमंत्री आवास मिलेंगे? क्या मध्य प्रदेश में किसी एक व्यक्ति को मिला? नहीं मिला। संबल योजना, इसमें क्या मिलता है? अंत्येष्टि के 5,000 रुपए। उसमें भी आप उस गरीब से उसका कफन छीनने का काम कर रहे थे, इसलिए बंद की थी। 200 रुपए बिजली का उसका बिल हो, इसलिए बंद की थी। फैला रहे हैं, एक मिनट भ्रम नहीं, पहले जवाब आप देना। आपने लैपटॉप क्यों बंद किया? आपने टैबलेट मिलता जो बच्चों को एंड्रॉइड मोबाइल फोन बनता था वो क्यों बंद किया? आपके मंत्री भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ गया। ये आपका भाषण नहीं होना है नीलम जी, यहाँ ये चर्चा होनी है जिसमें मैं भी कहूँगा, आप भी कहेंगे, रमेश जी भी बोलेंगे और एंकर को भी समय देना पड़ेगा। ये किसकी बंदर बांट, एक नाम तो बताओ। राजेश जी, नीलम जी रुक जाइए, मैंने आपको भरपूर समय दिया सर, हम बाजार में नहीं बैठे, पड़ेगा। एक एक करके अपनी बात रखें। यदि इनको लगता है कि कहीं अनियमितता हुई थी, किसी भी योजना में अनियमितता हुई थी, तो क्या इन्होंने किसी को सजा दी है 16 महीने में? नहीं दी है। और बार बार ये ढिंढोरा पीटना बंद करिए कि 2018 में भी आप जीते थे मतों के मान से। उसमें भी 2018 में जनता ने हमें आपसे ज्यादा मत दिए, इस मध्य प्रदेश की जनता ने। तकनीकी रूप से आपके पास सीटें ज्यादा थी, आप सरकार में आए। अब मैं एक बात और, ओल्ड पेंशन स्कीम की आप बात कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कब हुई? यूपीए की मनमोहन सिंह जी की सरकार में, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करके 2004 में नई पेंशन स्कीम लाए और इसके बाद आज उसको पुनः प्रारंभ करने की घोषणा कर रहे हैं। कांग्रेस की समस्या ये है कि क्या इन पर लोग विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि 973 झूठ बोलकर जाते हैं। ये जिन समुदाय में जाते हैं उस समुदाय की मनवांछित योजनाओं की घोषणा। रुक जाइए, ठीक है, ठीक है लोया जी, आप ये अटल जी की सरकार में बंद हुई थी। आप गलत भ्रम फैला रहे हैं। अटल जी की सरकार बंद हुई थी ओल्ड पेंशन योजना, यूपीए की सरकार बंद नहीं हुई थी, अटल जी की सरकार। आप मालूम कर लीजिए। अरे नीलम जी, मैं तो आपको पूरा मौका दे रहा हूं, पूरा अवसर दे रहा हूं। अटल जी की सरकार में बंद हुई है, आपके पास पूरा अवसर है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, जानकारी को पुख्ता कर लीजिए। यदि यूपीए की सरकार ने की हो तो स्वीकार कर लीजिए। और उसमें क्या है, हम तो ये कह रहे हैं कि आपका तो रोज परिवर्तन करना आपकी आदत है। आज कुछ कहना, आपके राजकुमार ये घोषणा कर गए थे कि 10 दिन में कर्ज माफ करेंगे, 16 महीने में कर नहीं पाए, आप कहते हैं 5 साल में करते। तो आप लोगों का तो शगल है ये, कुछ भी कह देना, कुछ भी बोल जाना, कुछ भी घोषणाएं कर देना और जब सरकार में आ जाए तो आईफा अवार्ड करवाना। तो क्या वो दोनों गलत है? मैं आपके कड़वी बात करूंगा, नीलम जी, मैं बीच में नहीं बोलता, आपको मालूम है, तो आपको भी इस मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। को रोकूंगा रमेश शर्मा जी, ठीक है सर, दोनों के पास बैठूंगा। रमेश शर्मा जी हमारे साथ बने हुए। रमेश जी, सर आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, दोनों ही दलों की अपनी अपनी तैयारियां और बैठक। पहले तो मैं बीजेपी को लेकर आपसे बात करूंगा। दिल्ली तक बैठक हुई सर, सत्ता संगठन में समन्वय की बात यहां पर की जा रही, और जो बात वहां पर की जा रही है, क्या उत्तर प्रदेश का फॉर्मूला भी अब मध्य प्रदेश में बीजेपी अपनाने वाली है? क्या ये माना जाए कि मिशन 2023 में हिंदुत्व का हार्डकोर एजेंडा जो है वो अब बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा? देखिए, मोटे तौर पर एक बात ये समझ लीजिए कि हर प्रदेश की अपनी उसका एक बायोलॉजिकल सिस्टम होता है। हर प्रदेश का अपना एक सोचने का तरीका होता है। उत्तर प्रदेश का सिस्टम सोचने का तरीका अलग है, मध्य प्रदेश का सोचने का तरीका अलग है। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की कुछ नीतियां मध्य प्रदेश में लागू हों, मध्य प्रदेश की नीतियां कुछ अन्य प्रदेशों में लागू हों, लेकिन यहाँ जो चुनाव होगा निश्चित रूप से अपनी मौलिक विचार, मौलिक चिंतन के आधार पर चुनाव होगा और उसी आधार पर उसमें वोट पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का, जहाँ तक आपने पूछा है सवाल, तो भारतीय जनता पार्टी आप देख लीजिए कि शिवराज जी ने मार्च में अपनी सत्ता संभालने के तुरंत बाद से ही मुझे लग रहा है कि चुनावी मोड में थे। क्योंकि ये ठीक है कि उस समय उपचुनाव आ गए और उपचुनाव के बाद फिर चर्चा ये आई कि पंचायत चुनाव होंगे, नगरीय निकाय होंगे, जो भी कुछ होगा, लेकिन प्रतिदिन भाजपा चुनावी मोड पर रही और उसने सक्रियता बिल्कुल अपनी कम नहीं की। इस बार, पिछले बार जो 2018 का विधानसभा चुनाव था, उससे सबक लेकर के भाजपा दो चीजों पर एक साथ काम कर रही है।
एक तो उस पर काम कर रही है कि किस प्रकार नीतियों को फिर से लागू हो और जनता को किस प्रकार रिझा करके अपने से जोड़ा जाए, और दूसरा वो निचले स्तर पर, जैसे अभी 2 दिन उनका भी प्रदेश सम्मेलन हुआ, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हर बूथ पर उन्होंने 3 लोगों को ट्रेन किया है। तो बीच में तो ये टारगेट भी उन्होंने रखा था कि हमको 10% वोट 18 की तुलना में 10% वोट बढ़ाना। तो मैं समझता हूँ उन्होंने 10% का टारगेट दिया होगा कार्यकर्ताओं का, लेकिन अगर उसमें उनकी कल्पना में 3% भी अगर उनका वोट आ जाए तो भी भाजपा कंफर्टेबल उसमें आएगी। तो भाजपा बराबर ये कोशिश कर रही है कि 2018 की तुलना में उसका वोट का परसेंटेज बढ़े। अभी की दिल्ली में जो खास तौर पर बैठक हुई, तो दिल्ली अभी वैसे मुझे नहीं लगता कि भाजपा में, सत्ता में और संगठन में कुछ ज्यादा टकराहट जैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि जो भी नियुक्तियां हुई है वो संगठन से आई है और सरकार ने की है। सरकार मोटे तौर पर नीति और निर्णय में लगी हुई है, संगठन के प्रसार में लगा हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये, मुझे तो नहीं लगता, और हो सकता है कुछ हो तो ये लोया जी अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर के भाजपा बिल्कुल चुनावी मोड में है। ठीक है सर। तो 2018 की ठीक है, भाजपा तो हमेशा ही चुनावी मोड में रहती है, लेकिन इस बार कांग्रेस भी अब एक्शन मोड में आ गई है और जो पुरानी योजनाएं थी, कर्ज माफी, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो पॉलिटिकल दाव यहां पर कांग्रेस की तरफ से चला है, इसकी कितनी कामयाबी आपको लगता है कि ये आने वाले चुनाव में मिल सकती है कांग्रेस को? देखिए, मोटे तौर पर ये बात सही है कि कांग्रेस पिछले अपने जो अतीत रहा है उसकी तुलना में इस बार ज्यादा चुनाव की तैयारी में वो समय से पहले लग गए। नहीं तो कांग्रेस हमेशा अंतिम वर्ष में चुनाव की तैयारी करती थी, लेकिन अभी कांग्रेस प्रयास करने से देखा जा रहा है कि कांग्रेस बहुत सतर्क हो गई। अब क्योंकि किसान कर्ज माफी का मुद्दा जो था, कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो लाभ हुआ था किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर ही लाभ हुआ था। उनका वोट न केवल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, बल्कि उत्तर प्रदेश, गुजरात में जो वोट परसेंटेज बढ़ा था वो किसान कर्ज माफी को लेकर के बढ़ा था। लेकिन अब उन्होंने क्योंकि उसमें किस्तों में कर्ज माफी की, 1 लाख तक के कर्ज से माफ कर दिए थे और 1 लाख से ऊपर। अब उसमें क्योंकि उन्होंने चुनाव में जब घोषणा की थी तब उन्होंने ये नहीं कहा था कि इसमें कोई 2 लाख का बंधन होगा या किस्त में करेंगे, तो उन्होंने कहा था कर्ज माफी। तो इसी बीच में उनकी सरकार चली गई कि स्वाभाविक रूप से भाजपा को ये मुद्दा मिला और उनकी इस मामले में किरकिरी भी हुई कांग्रेस को कि भाई कर्ज माफी नहीं हुई। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस ने अभी ये जो दोनों मुद्दे उठाए हैं, पुरानी पेंशन का मुद्दा उठाया है और कर्ज माफी का मुद्दा उठाया। तो मोटे तौर पर ये जो पिछली बार जो भी उनसे चूक हुई, चाहे प्रदेश की आर्थिक स्थिति के कह ले या उनकी रणनीति की चूक हुई हो या अदूरदर्शिता, राजनीतिक अदूरदर्शिता रही, जो भी कुछ हो, लेकिन कांग्रेस के इस मामले में चूक हुई, उनको एक झटके में सारे कर्जे माफ कर देना चाहिए। फिर उसी को अब सुधारने की दृष्टि से अब वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि जो 1 लाख से ऊपर वाले किसान थे उसमें सबसे बड़ी विसंगति ये हुई कि कर्ज माफी की उम्मीद के कारण लोगों ने पैसा जमा नहीं किया तो वो डिफॉल्टर हो गए। कर्ज बहुत चढ़ गया कर्जा। तो मैं समझता हूँ उन सब के लिए कि उनके मन में जो थोड़ा बहुत गुस्सा हो वो गुस्सा ना बढ़े, संभव तो इसलिए कांग्रेस ने कर्ज माफी का मुद्दा उठाया और कर्मचारियों वाला भी मुद्दा उठाया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो 1903 वाली सरकार थी उसमें कर्मचारियों के मन में भी कांग्रेस के प्रति थोड़ा सा कुछ भाव था, इसलिए उन्होंने पुरानी पेंशन का मुद्दा उठाया। अब ये दोनों मुद्दे इस बात पर निर्भर करेंगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता के बीच जो संबंधित वर्ग है, किसानों का वर्ग हो या रिटायर्ड कर्मचारियों का वर्ग हो, उनके बीच में ये मुद्दे लेकर के किस प्रकार जाते हैं और अपनी बात को कैसे समझाते हैं, इस बात पर उनकी सफलता निर्भर करेगी। ठीक है, नीरज शुक्ला जी, जो शर्मा जी ने कहा कि रणनीति की चूक थी और इस बार ऐसा नहीं होगा तो शायद इसका फायदा अब आपको मिले। देखिए, रणनीति की चूक होती तो हमारी सरकार नहीं बनती। अभी भी हम पूरी तरह चुनाव में एक जनता के मुद्दों को लेकर जाए तो बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी लगातार मीटिंगें ले रहे हैं, सभी वरिष्ठ नेता फील्ड में लगातार दौरे चल रहे हैं। तो बूथ स्तर तक घर घर चलो वाली योजना, हर व्यक्ति घर घर जा रहा है। मतलब हमारी तैयारी पूरी है। हम भ्रम का वातावरण बनाए चुनाव लड़ना नहीं चाहते भारतीय जनता पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर तो मुद्दे बच्चे नहीं, हर मुद्दे पर ये बैकफुट है। चाहे कोरोना का मैटर ले लो, महंगाई का ले लो, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का ले लो, और बिजली कटौती एक बड़ा अहम मुद्दा है। अभी गाँव में 7-7 घंटे बिजली नहीं आ रही है। अभी स्थिति है, मतलब अभी अघोषित कटौती शुरू हो चुकी है।
कर्ज की स्थिति ऐसी कि प्रति व्यक्ति 41,000 रुपए कर्ज मध्य प्रदेश पे कर चुका है। ये सरकार राम भरोसे सरकार चल रही है। इनकी आंतरिक सिर फुटा बोली सड़कों पे आ चुकी, वो मारती शराब की दुकान में पत्थर मारती, लगता सरकार को जाकर एक मंत्री दूसरे मंत्री का कुर्ता स्टेज पर खींच रहा है। तो ये इनकी स्थिति तो ये अपनी खुद देखें। कांग्रेस तो पूरी तरह से जनता के बीच में जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव के लिए तैयार है, तो बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता सक्रिय है। लोया जी, आपसे समझना चाहूंगा कि जो बैठक हुई और मंथन की बात की जा रही, सर क्या कुछ मंथन से बाहर निकल कर आया? मंत्रिमंडल को लेकर भी बात की जा रही है, इसमें भी फेरबदल देखने को मिल सकता है, किसी तरह का समीकरण यहाँ पर भी साधने की बात कही जा रही है। नहीं, देखिए राजेश जी, 2-3 बात आप समझिए। ऐसा कोई सप्ताह या कोई महीना आपको याद है जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बैठक नहीं होती? चाहे दिल्ली में हो, चाहे भोपाल में हो, चाहे मंडल के स्तर की हो, चाहे बूथ के स्तर की हो, तो भारतीय जनता पार्टी में बैठक और संवाद एक निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। 2-3 बातें मैं अभी कर रहा हूँ। कांग्रेस में जब बैठक होती है तो वो एक बड़ा आश्चर्य का विषय होता है। फिर उस पर यह चर्चा होती है मीडिया में कि कौन आया, कौन नहीं आया, किसको बुलाया, किसको नहीं बुलाया। तो ये कांग्रेस का मामला है। भारतीय जनता पार्टी में संवाद एक निरंतर प्रक्रिया है। 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। एक कह रहे थे नीला जी कि कोई रणनीतिक चूक नहीं हुई। नहीं, रणनीतिक बहुत बड़ी चूक हुई आपसे। चूक ये हुई कि जो वादे आपने जनता से किए थे, जो वादे आपने अन्य लोगों से किए थे, उनमें से एक को भी पूरा नहीं किया है। ये जो बातें हो रही हैं, ये राजेश जी देखिए 3 राज्यों में एक साथ चुनाव हुआ था, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, जहां कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकारें बनाई थी और तीनों में किसान कर्ज माफी का वादा था। क्या आपने राजस्थान में कर दिया? क्या आपने छत्तीसगढ़ में कर दिया? आपने कहीं नहीं किया। ये असल में क्या है, झूठ बोलो, राज करो, फूट डालो और राज करो, ये इस तरह के काम करते हैं। ठीक है सर, बड़ी आसानी से आप मेरे सवाल को घुमाकर कांग्रेस पर ले आए लोया जी। ठीक है सर, बहुत बहुत ठीक है। नीलम जी, आपकी प्रतिक्रिया, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी घर चलो, घर चलो, उसको कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे मान से लिया कि कमलनाथ जी ने कह दिया कि अब अपने घर चलो, इनको कहीं जाने आने की जरूरत नहीं। जब भी इनकी मीटिंगें होती है वो मीटिंग नहीं होती, वो चुनावी षड्यंत्र होता है। किस तरह प्रदेश का माहौल खराब किया जाए, हिंदू मुस्लिम किया जाए, सांप्रदायिक माहौल मिला के चुनाव जीता जाए। मैं आपको बताऊं, जनता के मुद्दों पे बात नहीं होती, 18 साल जनता की से समस्याओं पे बात नहीं होती, चला रहे हैं और इस प्रदेश को एक बीमारू राज्य से, जो दिग्विजय सिंह कहते थे ना कि मैनेजमेंट से चुनाव जीते जाते हैं, काम करने से नहीं जीते जाते। हमने ये सिद्ध करके बताया कि दिग्विजय सिंह गलत थे। चुनाव काम करके जीते जाते हैं, चुनाव जनता का दिल जीत कर जीते जाते हैं। चुनाव केवल जब जीते जाते हैं जब हम लोया जी, आप व्यक्ति का कल्याण कर सके, तभी चुनाव जीते। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप 2003 से आज तक मध्य प्रदेश ठीक है सर, 1.5 साल का समय बचा है। अब कौन जनता का दिल जीत पाता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में मिशन 2023 को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी और कांग्रेस की दोनों की ही अपनी अपनी तैयारियां हैं। बैठकों का लगातार दौर जारी है, महामंथन किया जा रहा है और किस तरह से जनता के बीच पहुंचा जाए, अपनी अपनी पैठ जमाई जाए, इस पर भी लगातार दोनों ही पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। अब किसकी रणनीति कितनी कारगर साबित होगी, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ।